हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिएटिव शाला। आज जो हमारा टॉपिक है जो हम करने जा रहे हैं वो है लॉगरिथम। ठीक है, तो आज कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर में, एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर हम रिवाइज करें, क्योंकि हम सबको पता है कि IIT JEE मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट आने वाला है। तो अब जो टॉपिक्स हैं हमें थोड़ा सा फास्ट लेके चलने पड़ेंगे। ठीक है, सो विल ट्राई कि आज के एक सेशन में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, किस स्ट्रेटेजी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लॉगरिथम का मीनिंग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग, ऑलराइट, कि लॉगरिथम का मतलब होता क्या है। सेकेंडली हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। थर्ड, we will talk about logarithm as function। ठीक है, तो हम पता है कि log x जो है with some base is a function, तो हम उसी की बात करेंगे। अगर हम उसके फंक्शन की अगर हम लॉगरिथम एज अ फंक्शन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे उसके ग्राफ की। सो ग्राफ, ऑलराइट। और जब ये सब खत्म हो जाएगा तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज क्वेश्चन पार्ट। तो उसके बाद हमारा आएगा क्वेश्चंस। अब बच्चे देखो कि लॉगरिथम में कितने टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। सो लॉगरिथम में सबसे पहला जो है दैट इज सोल्व फॉर एक्स, कि आपको क्या निकालना होगा, एक्स का वैल्यू निकालना होगा और आपको कोई एक्सप्रेशन गिवन होगा। अब इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इक्वालिटी वाले क्वेश्चंस जिसमें इक्वेशन आपको गिवन होगी, एंड दूसरा जिसमें इनइक्वालिटी गिवन। राइट, तो ये हो गया। जो सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस होंगे दे विल बी सिंप्लीफिकेशन। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस क्या होंगे बच्चे, सिंप्लीफिकेशन। इसमें क्या होगा, आपको एक लंबा चौड़ा लॉगरिथम में एक्सप्रेशन गिवन होगा एंड यू नीड टू सिंप्लीफाई एंड गिव अ सिंपल आंसर। ऑलराइट, सो ये हमारा प्लान रहेगा इस पूरे वीडियो का या इस पूरे चैप्टर का, हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो अब मैं इसको हटा देती हूँ। आई होप सबने लिख लिया। ठीक है, सो नाउ वी आर रेडी वी आर रेडी विद अवर मास्टर प्लान। सो अब शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने बात करी थी कि पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज लॉगरिथम, उसका मीनिंग क्या है। तो बच्चे बहुत ही सिंपल मतलब होता है, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम सबको पता है कि अगर मैं 2 की पावर 3 करती हूँ सो माय रिजल्ट इज 8, है ना। सो लॉगरिथम कुछ भी नहीं है, इसी बात को लिखने का एक दूसरा ऑल्टरनेट तरीका है। ऑलराइट, सो सबसे पहले यहाँ मैं टर्म्स को नाम देती हूँ। दिस इज माई बेस। सो 2 यहाँ पे क्या है, मेरा बेस है। 3 इज पावर, या फिर कई बार इसको एक्सपोनेंट में बोल देते हैं। ठीक है, एंड 8 इज योर रिजल्ट। ये हमें साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो लॉगरिथम क्या करता है, इसी बात को एक दूसरे तरीके से लिखता है। कैसे लिखता है देख लो बच्चों। लॉगरिथम बेस 2 8 इक्वल्स टू 3। तो जैसे ही मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ तो मुझे पता लग गया कि दिस इज बेस, दिस इज रिजल्ट एंड दिस इज पावर। सो बेसिकली हमें लॉगरिथम क्या बताता है, पावर। अब पावर का क्या सेंस है वो समझो। अगर लिखा हुआ है लॉगरिथम बेस b a इक्वल्स टू 1, तो हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि b की पावर मैं क्या करूं, b की पावर मैं क्या करूं कि मेरा क्या आ जाए, a आ जाए। सो दिस मीन्स b की पावर, दिस क्वेश्चन मार्क जो हमें फाइंड करना है इक्वल्स टू a। तो ये सॉल्व करो या फिर ये सॉल्व करो, बात क्या होगी, एक। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझे बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम बेस 3 81, तो मतलब
ये मुझे निकालना है। फाइन। सो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, मुझे निकालना है कि 3 की पावर में क्या करूं कि मेरा कितना आ जाए 81। अब ये हम सबको पता है कि 81 इज 3 का पावर 4। फाइन। इसका मतलब जो ये क्वेश्चन मार्क है ये मेरा क्या हो गया 4। सो बेसिकली लॉगरिथम का मतलब है किसी नंबर की पावर निकालना टू फाइंड अ स्पेसिफिक गिवन आंसर और रिजल्ट। ओके, आगे चलेंगे बच्चों अभी। ठीक है, सो डेफिनेशन मीनिंग तो हमने सीख लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे क्या हो जाए, हमारा डेफिनेशन और मीनिंग क्लियर हो जाए। ऑलराइट, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, ताकि लॉगरिथम का मीनिंग आपके दिमाग में छप जाए। ऑलराइट, सो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज फाइंड लॉगरिथम बेस 5 125 is what? Your second question is logarithm root 2 4 equals to what? Your third question is logarithm 3 और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 729 equals to what? Your third question हो गया। Fourth question is logarithm 5 की पावर 1/3। दिस इज योर बेस, ध्यान से देखना है ना। एंड दिस इज 125 इक्वल्स टू। सो ये 4 क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ये 4 क्वेश्चंस कर ली मतलब आपका जो बेसिक है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम है दैट इज टोटली क्लियर। ठीक है, सो अब हम चलेंगे बच्चों आगे। सो फटाफट ये लिख लीजिए। आई होप सबने लिख लिया है। सो टाइम टू गो फर्दर। ठीक है, सो इसके बाद बच्चों हमने बात करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम की। ठीक है, प्रॉपर्टीज। ओके, सो आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, जो हमारा पहला प्रॉपर्टी है दैट इज लॉगरिथम बी ए, बी इज बेस ए, is defined if and only if आगे से बच्चों ये if and only if इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, we will just write IFF if and only if, right? if and only if 2 कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन जो आपका A है, जो आपका रिजल्ट है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, और सेकेंड कंडीशन जो है योर बेस इज ग्रेटर देन 0 एंड बेस कैन नॉट बी। सो ये 2 कंडीशंस हैं। तो बच्चों इस प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इसने बोल दिया कि जो लॉगरिथम है वो तभी डिफाइंड होगा जब वो कुछ सर्टेन कंडीशंस फॉलो करेगा, और वो कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसको समझ लेते हैं मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। ठीक है, तो पहली कंडीशन जो मैंने लगाई, मैंने बोल दिया कि लॉगरिथम बेस बी ए इज डिफाइंड इफ ए इज ग्रेटर देन 0। तो हमें ये देखना है कि अगर मेरा ए 0 हो जाए या फिर ए मेरा लेस देन 0 हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आती है। सो मान लो कि हम पहला केस लेते हैं कि अगर ए मेरा 0 हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम आएगी। सो अगर मेरा ए 0 हुआ, सो लॉगरिथम दिस इज 0, बी के प्लेस पे मैं कुछ भी लेती हूँ। लेट अस सपोज मैंने 10 ले लिया। ऑलराइट, और हम कोशिश करते हैं कि इसकी वैल्यू निकाल लें। अब लॉगरिथम का डेफिनेशन मुझे पता है कि मुझे निकालना है कि 10 की पावर मैं क्या करूं कि मेरा 0 आ जाए। सो दिस लॉगरिथम सिंपली मीन्स 10 की पावर दिस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 0। लेकिन बेटा हमेशा याद रखना कि आप किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर कुछ भी करोगे वो कभी भी 0 नहीं बन सकता है। इसका मतलब ये चीज पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब आई कैन नॉट फाइंड दिस क्वेश्चन मार्क, एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब ये लॉगरिथम का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड वी से लॉगरिथम इज नॉट डिफाइंड हियर। ऑलराइट, सो पहला तो क्लियर हो गया कि ए जो है मेरा नॉन जीरो होगा। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि अगर ए मेरा नेगेटिव हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी। ऑलराइट, सो उसके लिए भी एक एग्जाम्पल देख लो। अगर मैं ए को -1 ले लेती हूँ
फिर से आई विल टेक माई b टू बी 10, ठीक है। सो ये मुझे निकालना है मान लो, ऑलराइट। मतलब मुझे क्या निकालना है, आई नीड टू फाइंड दिस क्वेश्चन मार्क सच दैट 10 का पावर दिस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू -1। फिर से बड़ी प्रॉब्लम आ गई। क्यों प्रॉब्लम आई? बिकॉज आप किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर आप कुछ भी लेके चलो, वो नेगेटिव कभी नहीं बन सकती है, ऑलराइट। सो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन मार्क हम फाइंड नहीं कर सकते। दिस क्वेश्चन मार्क इज नॉट डिफाइंड। दिस इम्प्लाइज द वैल्यू ऑफ दिस लॉगरिथम log base 10 - 1 डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये तो हमारा एकदम क्लियर हो गया कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। सो सेकेंड पार्ट इज b मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड b कैन नॉट बी 1। इसको भी देखते हैं, ठीक है। आई होप ये सबको समझ आया। तो दूसरा जो कंडीशन है वो बोल रहा है कि अगर मैं चाहती हूँ कि लॉगरिथम बेस बी ए मेरा डिफाइन हो तो b क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, एंड b कैन नॉट बी 1। देखते हैं, अगर b मेरा 1 हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी। उसके लिए फिर से एक एग्जांपल देखेंगे। तो मैंने मान लिया कि मेरा लॉगरिथम में बेस क्या बन गया, 1। a को मैं लेके चलती हूँ, लेट अस सपोज 2, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, ऑलराइट। तो ये मुझे मान लो निकालना है। फिर से प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्यों आएगी, देखो, अगर मैं इस लॉगरिथम की डेफिनेशन को अप्लाई करती हूँ, आई विल हैव 1 की पावर में क्या करूँ, 1 की पावर में क्या करूँ कि मेरा 2 आ जाए, राइट। अब बच्चों हमें ये पता है कि 1 की पावर आप कुछ भी कर लो, कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी कुछ भी करो, इट विल ऑलवेज रिमेन 1। दैट मीन्स 1 की पावर कुछ भी करो 2 नहीं आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस क्वेश्चन मार्क इज नॉट डिफाइंड। एंड व्हाट इज दिस क्वेश्चन मार्क, द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम। दिस इंप्लाइज दिस लॉगरिथम का वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, ऑलराइट। सो ये क्लियर हो गया। अपना जो सेकंड पार्ट है इसी में वो क्या बोल रहा है कि b जो है वो पॉजिटिव होगा, मतलब उसको नेगेटिव और 0 में भी प्रॉब्लम है। टेक एन एग्जाम्पल, अगर b 0 हो गया तो क्या प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो एक प्रॉब्लम को ले लेते हैं। अगर b को मैंने 0 लिया, a को कुछ भी ले लो, 3 ले लिया। अब मैं 3 क्यों ले रही हूँ, ये हम डिफाइन कर चुके हैं कि a को पॉजिटिव ही लेना है। तो पॉजिटिव आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे लेके देख लो, ऑलराइट। तो ये मान लो मुझे निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि 0 की पावर में क्या करूं, दिस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 3 आ जाए। लेकिन 0 की पावर फिर से कुछ भी करोगे तो क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। इसका मतलब वो 3 कभी नहीं बन सकता है। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन मार्क का वैल्यू एग्जिस्ट करता ही नहीं। एंड व्हाट इज क्वेश्चन मार्क, द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम। दिस इंप्लाइज लॉगरिथम बेस 0 3 का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब लॉगरिथम विद बेस 0 इज नॉट डिफाइंड। तो ये भी क्लियर हुआ। जो लास्ट चीज हमारी बची हुई है, व्हाट इफ योर b इज नेगेटिव, उसको भी देखते हैं। सो इसके लिए फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। लॉगरिथम आई विल टेक इट वेरी सिंपल, -1 यहाँ पे 3 इक्वल्स टू व्हाट, विद द वेरी सिमिलर आर्ग्यूमेंट दिस विल बी नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये आप खुद से सोच के देखेंगे, इसको भी सिमिलर वे में लिखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, और फिर आप ये डिसाइड करेंगे क्या मैं ऐसा एक क्वेश्चन मार्क फाइंड कर सकती हूँ, एंड यू विल गेट द आंसर कि नहीं, ये लॉगरिथम का वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ऑलराइट। सो दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, तो इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक नोट लिखवाती हूँ, है ना। सो वी विल राइट अ नोट। नोट मतलब इसको ध्यान में रखना है, फाइन। तो जब भी, पहले समझ लो, तो जब भी क्वेश्चन में आपको इस तरह की टर्म दिखाई दे, है ना, और ए और बी के ऊपर कोई कंडीशंस नहीं है, तो आप अपने आप से मान लेंगे कि दिस लॉगरिथम विल बी डिफाइंड इफ
A is greater than 0 and B greater than 0 and also A not equals to 1. ओके, अच्छा यहाँ पे A और B उल्टा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे एक्सप्रेशन में ही उल्टा लिया गया है. अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो एक काम करो, इसको B और इसको A और फिर ये हो जाएगा मेरा B. अभी सही है, सेम हो गया. ऑलराइट, ठीक है, तो ये आपको मान के चल लेना है. ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, है ना. एक क्वेश्चन कर लेते हैं. हमारे पास है लॉगरिथम बेस 3 x इक्वल्स टू लॉगरिथम Now our second property is logarithm base b xy equals to logarithm base bx plus logarithm base b y. इसका मतलब अगर आपका रिजल्ट प्रोडक्ट में है तो लॉगरिथम अलग अलग होगा लेकिन एडिशन साइन के साथ. यहाँ पे बच्चे हमें इसका प्रॉपर प्रूफ देखने की जरूरत नहीं है. हम एक एग्जांपल लेंगे, इसको समझेंगे और नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलेंगे. सो मैं मान लो x को ले लेती हूँ 10 और y को ले लेती हूँ 100, है ना. अगर हमें किसी प्रॉपर्टी को समझना है तो वी विल कीप अवर वैल्यूज टू बी वेरी सिंपल. और b को भी मैंने कितना ले लिया, 10 ले लिया, लेट अस सपोज. ठीक है, सो यहाँ से मेरा राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन होगा, राइट हैंड साइड, वो क्या बन जाएगा, लॉगरिथम बेस 10 x इंटू वाई क्या हो जाएगा 1000. ऑलराइट, ओके, सो इसकी वैल्यू क्या होगी. तो देखो बच्चे, मुझे क्या निकालना है, 10 की पावर में क्या करूं कि 1000 आ जाए. वी ऑल नो कि हम 10 की पावर 3 करेंगे तो 1000 आ जाएगा. ऑलराइट, तो राइट हैंड साइड का वैल्यू कितना आ चुका है 3. वी विल नाउ टॉक अबाउट लेफ्ट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा, लॉगरिथम बेस 10 x, व्हाट इज x 10 प्लस लॉगरिथम बेस 10 और y कितना है 100. ऑलराइट, ठीक है. सो यहाँ से 10 की पावर क्या करूं कि 10 आ जाए, पावर को 1 करो, वेरी सिंपल. प्लस 10 की पावर क्या करूं कि 100 आ जाए, पावर को 2 करो. सो दिस विल कम्स आउट टू बी 3. तो देखो लेफ्ट और राइट दोनों ही हमारे क्या हो गए, सेम हो गए. इसका मतलब ये प्रॉपर्टी क्या कर रही है, होल्ड कर रही है. और ये सिर्फ इसी एग्जाम्पल के लिए नहीं, हमेशा एक्स वाई के लिए होल्ड करेगी, प्रोवाइडेड कि लॉगरिथम जो है यहाँ पे आपके सारे के सारे डिफाइन होने चाहिए. ऑलराइट, सो योर थर्ड प्रॉपर्टी इज, जैसे हमने प्रोडक्ट के लिए किया वैसे ही हम डिवाइड के लिए करेंगे. लॉगरिथम बेस बी x अपॉन वाई इक्वल्स टू, अच्छा जब प्रोडक्ट था तो प्लस आया बीच में, अब डिवाइड है तो माइनस आएगा बीच में. सो इट विल बी लॉगरिथम बेस बी x माइनस लॉगरिथम बेस बी वाई. एक बात का ध्यान रखेंगे बच्चे कि जो बेस है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, सो बेस विल रिमेन सेम, राइट. इसके लिए फिर से हम एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट है वो काफी हद तक जो हमारा प्रोडक्ट था उसकी तरह आएगा. सो हम इसको यहीं से छोड़ रहे हैं. ठीक है, सो जो थर्ड मेरा क्वेश्चन, सॉरी जो मेरा फोर्थ प्रॉपर्टी है, थर्ड तो हो गया ना, हाँ, जो मेरा फोर्थ प्रॉपर्टी है दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अगेन इम्पॉर्टेंट.
तो जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसको हम कई बार क्या बोलते हैं, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। ओके, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कि गिवन बेस कुछ और होगा और उसको हम फिर चेंज करेंगे। चेंज क्यों करेंगे? कई बार क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होती है कि गिवन बेस से मेरा आंसर नहीं निकल सकता और मुझे किसी और बेस की रिक्वायरमेंट होती है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है आपके क्वेश्चंस में। सो बेटा ध्यान से देखेंगे कि अगर मान लो मेरे पास लॉगरिथम का बेस b है और यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन से अल्फा है ना, और मुझे ये जो बेस b है इस b बेस को चेंज करना है किसी और बेस में, तो मान लो जो दूसरा बेस मुझे लेना है दैट इज c। सो कैसे चेंज करेंगे? देखो, लॉगरिथम बेस b अल्फा इक्वल्स टू लॉगरिथम बेस c अल्फा अपॉन लॉगरिथम बेस c b। ठीक है, अब इसको याद रखने का तरीका देखो कैसे याद रखना है। अल्फा और बीटा में अगर मैं पोजीशन वाइज बात करूं तो ऊपर कौन है? अल्फा, तो न्यूमरेटर में आपका क्या आएगा? अल्फा। अच्छा, दोनों में पोजीशन वाइज नीचे कौन है? बी, तो डिनोमिनेटर में मतलब नीचे क्या आएगा? बी। और बेस कौन सा आएगा दोनों जगह? जो मेरे को रिक्वायर्ड है। मुझे कौन सा बेस चाहिए था? सी, तो दोनों जगह बेस क्या है? सी। ऑलराइट, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखती हूँ तो अगर मान लो मेरे पास है लॉगरिथम बेस 2 5, ये गिवन है और मैं चाहती हूँ कि बेस को मैं 2 से चेंज कर दूं ई। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो दिस इज इक्वल्स टू लॉगरिथम बेस ई, ऊपर कौन है? 5, तो यहाँ 5 आएगा अपॉन लॉगरिथम बेस ई, नीचे कौन है? 2, तो यहाँ 2 आएगा। तो ये हमने क्या कर दिया? बेस को 2 से ई में चेंज कर दिया। ऑलराइट, सो दिस इज अवर फोर्थ प्रॉपर्टी। तो अभी तक जितनी प्रॉपर्टीज करी हैं हमने 3-4 प्रॉपर्टीज करी हैं, तो एक क्वेश्चन उस पे हम देख लेते हैं। ऑलराइट, सो अवर क्वेश्चन इज, चलो क्वेश्चन से पहले और इसका सब केस देख लेते हैं। सो फोर्थ प्रॉपर्टी हमने देख ली है, अब इसका एक सब केस है। क्या है इसका सब केस? देखो, लॉगरिथम बेस b अल्फा, और मान लो मैं इस b और अल्फा को इंटरचेंज करना चाहती हूँ। समझ रहे हो? हम क्या करना चाहते हैं? b और अल्फा को इंटरचेंज, मतलब अल्फा मैं कहाँ चाहती हूँ? बेस की जगह। इसका मतलब आई वॉन्ट टू चेंज द बेस फ्रॉम b टू अल्फा। फाइन, और जैसे ही मैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला को अप्लाई करूंगी आई विल हैव लॉगरिथम। मुझे बेस क्या चाहिए? अल्फा चाहिए, तो ऊपर क्या है? अल्फा, और मुझे नीचे क्या दिखाई दे रहा है? b, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? बेस अल्फा b। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू मतलब अल्फा की पावर में क्या करूं कि रिजल्ट इज अल्फा, पावर को 1 करो। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 1 अपॉन लॉगरिथम अल्फा b। सो यहाँ से रिजल्ट क्या आया बच्चों? लॉगरिथम बेस b अल्फा। अगर मैं अल्फा और b को इंटरचेंज करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी? एक्सप्रेशन को पलट दूंगी। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉगरिथम बेस अल्फा b। ऑलराइट, सो अगर मैं अल्फा बीटा को इंटरचेंज करती हूँ तो मुझे एक्सप्रेशन को 1 अपॉन में लेके जाना पड़ेगा, मतलब एक्सप्रेशन को पलटना पड़ेगा। ऑलराइट, ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, सो बच्चों अभी तक हमने जितनी भी 3-4 प्रॉपर्टीज करी हैं उनके बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि हाउ टू यूज द प्रॉपर्टीज। ऑलराइट, सो अवर क्वेश्चन इज, सो हम
हम क्वेश्चन करेंगे। सो क्वेश्चन इज, यही होना चाहिए था, कहाँ है? ओके, ये रहा क्वेश्चन। सो आवर क्वेश्चन इज 1 अपॉन logarithm base 2 n plus 3 n plus and so on चलता जाएगा 1 अपॉन logarithm base 10 n। इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई मतलब एक सिंगल टर्म में आंसर मुझे देना है। ठीक है, तो रिकॉल करो बच्चे, जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज करी हैं, सेकंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी, उनमें क्या है, वो प्रोडक्ट और सम वाले रूल्स आप तभी लगा सकते हो जब बेस क्या हो, सेम हो। अब यहाँ पे हर जगह बेस क्या है, सेम है, लेकिन आई कैन सी जो ये n है जो रिजल्ट की जगह बैठा हुआ है दैट इज सेम एवरीवेयर, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, बेस सेम चाहिए। तो अगर मैं इस n को बेस में ले आऊं तो मेरा जो फंडा है वो पूरा हो सकता है, ताकि मैं प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर पाऊं। तो हमें क्या करना है, मुझे n को यहाँ पे 2 की जगह लेके आना है, मतलब 2 को यहाँ ले आऊं और n को 2 की जगह ले आऊं। I want 2 and 2, so I want to interchange 2 and n। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 का सबकी सप्लाई करूंगी, सो आई कैन राइट 1 अपॉन log 2n इक्वल्स टू log विद बेस n 2। अगर आप बेस और वैल्यू को इंटरचेंज करते हो सो आपका लॉगरिथम पलट जाता है। प्लस सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, लॉगरिथम बेस n 3, राइट। इसी तरीके से आपका जो लास्ट टर्म है दैट विल बी लॉगरिथम बेस n 10 हो गया। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे लॉगरिथम किस में है, एडिशन में है, और सबका बेस क्या है, सेम है। सो आई कैन राइट इट इक्वल्स टू लॉगरिथम बेस n 2 into 3 into up to 10। कोई प्रॉब्लम, ये कैसे लिख दिया, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2। ऑलराइट, सो दिस इज इक्वल्स टू लॉगरिथम n। अरे ये तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 10 फैक्टोरियल, सो आई कैन राइट दिस इज 10 फैक्टोरियल। ऑलराइट, so this is your answer। सो हमने एक एक्सप्रेशन को एक सिंगल आंसर में सिंप्लीफाई कर लिया है। ऑलराइट, हटा रही हूँ इसको मैं। So our fifth property is if A, B, C are in GP, then logarithm A, logarithm B and logarithm C are in A। तो यहाँ पे बच्चों मैंने बेस कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब चलो लिख देती हूँ, बेस इज सी, मतलब बेस आपको क्या रखना है, अच्छा सी तो ऑलरेडी ले चुके हैं ना, सो मेक इट डी, तो बेस इज, तो बेस जो भी लेंगे सेम लेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये रिजल्ट क्या बोलता है कि अगर ए बी सी मेरे किस में है, जीपी में है, तो मेरा लॉगरिथम लगाने के बाद तीनों किस में हो जाएंगे, एक में। क्यों हो जाएंगे, चलो इसका फटाफट एक बार प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, सो एबीसी को मुझे किस में लेना है, जीपी में। सो जीपी के जनरल टर्म्स कैसे होते हैं, ए आर स्क्वायर। इसका मतलब बी आपका ए आर हो गया और सी आपका ए आर स्क्वायर हो गया, वेयर आर इज कॉल्ड द कॉमन रेशियो। ऑलराइट, ठीक है, तो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी। फिर मुझे किस पे काम करना है, लॉगरिथम लेना है। तो जैसे ही मैं लॉगरिथम लेती हूँ, देखिएगा ध्यान से, लॉगरिथम बेस डी ए, ये क्या हो जाएगा, लॉगरिथम ऑफ बी, लॉगरिथम बेस डी ए आर, और तीसरा सी क्या हो जाएगा, लॉगरिथम
बेस डी ए आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा सकते हैं, बिकॉज ए एंड आर आर इन प्रोडक्ट, दोनों किस में है, प्रोडक्ट में है। सो इसको आई कैन राइट लॉगरिथम ए बेस डी प्लस लॉगरिथम आर बेस डी। ऑलराइट, सिमिलरली इसमें क्या है, ए इंटू आर, 3 का प्रोडक्ट है, तो सम कितने में टूट जाएगा, 3 में टूट जाएगा। सो यू विल राइट लॉगरिथम बेस डी ए, और लॉगरिथम आर जो है वो कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। सो वी कैन राइट प्लस 2 टाइम्स लॉगरिथम बेस डी आर। ओके, सो आई कैन सी द टर्म्स बिकम, इसको चलो अल्फा नाम दे दो, क्या बोल देती हूँ, अल्फा। ठीक है, सो ये भी क्या है, अल्फा प्लस समथिंग, और फिर तीसरी टर्म क्या हो गई, अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ समथिंग। तो ये जो मेरे एक्सप्रेशन आ रहे हैं कुछ ऐसे आ रहे हैं, अल्फा प्लस, सॉरी फर्स्ट टर्म इज अल्फा, सेकेंड टर्म इज अल्फा प्लस समथिंग, और तीसरी टर्म जो आ रही है वो क्या आ रही है, अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ दैट समथिंग। सो मैं देख पा रही हूँ कि इन तीनों टर्म्स में क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड किया तो सेकंड आ गया, सेकेंड टर्म में सेम क्वांटिटी ऐड करी तो थर्ड आ गई। तो ये किसका फॉर्म मुझे जनरेट करके दे रहा है, एपी का। तो यहाँ से हमने देख लिया कि अगर मेरे ए बी सी जीपी में हैं तो लॉगरिथम लेने के बाद वो किस में आ जाएंगे, एपी में आ जाएंगे। ऑलराइट, सो अब हम आगे चलते हैं, और 6th प्रॉपर्टी इज लॉगरिथम बेस बी एक्स पावर n इक्वल्स टू n टाइम्स लॉगरिथम बेस बी x। ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, ये प्रॉपर्टी आपकी लास्ट रिजल्ट से आई है। क्यों आई है वो देख लो एक बार। हमें पता है लॉगरिथम बेस बी एक्स वाई क्या होता है हमारा, लॉगरिथम बेस बी एक्स प्लस लॉगरिथम बेस बी वाई। ये पता है, अगर मान लो मैं एक्स और वाई को इक्वल पुट कर देती हूँ, ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करती हूँ तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये भी log x हो जाएगा और ये भी log x। कितनी बार हुआ, 2 टाइम। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो इट विल बी 2 टाइम। सो अगर x की पावर 2 है तो ये 2 टाइम्स हो गया। अगर मान लो ये 3 बार होता तो ये कितना आता है यहाँ पे 3, और अगर यहाँ पे n हो तो कितना आ जाएगा n। समझ आ गया। सो ये जो 6 प्रॉपर्टी है ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी से ही निकल के आई है। ऑलराइट, सेवेंथ प्रॉपर्टी इज, तो इसको कैसे याद रखेंगे एक बार वापस से सुन लो 6 प्रॉपर्टी को, कि जो पावर होती है आपकी रिजल्ट की वो एज इट इज बाहर आ जाती है। ठीक है, सो अब बात करेंगे कि अगर आपका बेस जो है अगर वो पावर में है तो क्या, मान लो b की पावर n ना, b की पावर n और यहाँ पे है x। सो ये बच्चों इसको याद रखने की मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। बेस कहाँ पे है, नीचे, तो बेस की जो पावर बाहर आएगी वो कहाँ आएगी, नीचे, नीचे मतलब डिनोमिनेटर में। सो इट विल बी 1/n लॉगरिथम बेस बी। ऊपर की पावर ऊपर बाहर आती है, नीचे की पावर नीचे बाहर आती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज देखी हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज आएंगी जो शायद आगे आएंगी बीच बीच में, तो हम देख लेंगे। तो अभी हम प्रॉपर्टीज को यहीं पे रोकते हैं, और प्रॉपर्टीज के बाद हमें क्या करना था बच्चों, प्रॉपर्टीज के बाद हमें डिस्कस करना था लॉगरिथम एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, तो लॉगरिथम एज अ फंक्शन ऑफ एक्स को डिस्कस करने से पहले मैं 2 स्पेशल टाइप की लॉगरिथम्स को डिस्कस करना चाहती हूँ। ठीक है, सो देयर आर 2 स्पेसिफिक लॉगरिथम्स। पहला कॉमन लॉगरिथम, ठीक है, सो व्हाट इज कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, सो इसको
उसको हम बोल सकते हैं जिसका बेस कितना हो, 10 हो। सो लॉगरिथम बेस 10, ये कुछ भी ले लो a, ये क्या होता है आपका कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम। ऑलराइट, सो कॉमन लॉगरिथम क्या होता है बच्चों, जिस लॉगरिथम का बेस क्या हो, 10 हो। जो दूसरा है मेरे पास दैट इज नेचुरल लॉगरिथम, और ये सबको पता है नेचुरल लॉगरिथम, जिस भी लॉगरिथम का बेस e होता है, राइट, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, जिसका बेस कितना हो, e हो जाए। ठीक है, सो दिस इज होमवर्क फॉर यू कि इस e का वैल्यू क्या होता है ये आपको बताना है। ओके, so after discussing about common and natural logarithms, we are going to discuss about logarithm as a function of x. तो यहाँ पर हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि लॉगरिथम जो है वो फंक्शन है कि नहीं है, हम मान के चलते हैं कि लॉगरिथम इज फंक्शन ऑफ एक्स here। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो डिटेल है कि लॉगरिथम फंक्शन क्यों है, उसका कैसे प्रूफ करेंगे, वो कैलकुलस का पार्ट है, वही करेंगे डिटेल में। ऑलराइट, तो हम मान लेते हैं f(x) इक्वल्स टू लॉगरिथम विद बेस e, x इज अ फंक्शन। सो हमेशा याद रखना, किसी भी फंक्शन को अगर आपको डिटेल में समझना है तरीके से, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एंटिटी होती है वो है ग्राफ। तो हम भी इसको समझने के लिए इसका ग्राफ का हेल्प लेंगे। ठीक है, सो किसी भी फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, वो बातें एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग है और कहाँ पर डिक्रीजिंग है। सो फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहाँ है ये पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग, अब देखना बच्चे, मैं दो इंक्रीजिंग फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। सो 1 and 2 बोथ आर इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है कि जैसे जैसे यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, वैसे वैसे आपका एफ एक्स भी बढ़ता रहे। सो जैसे जैसे मैं एक्स को बढ़ा रही हूँ, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एक्स। सो वाई मेरा क्या हो रहा है, एफ एक्स मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। क्यों, जैसे जैसे मैं अपने लेफ्ट को चलते हुए जा रही हूँ, फंक्शन किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। सो जैसे जैसे मैं x बढ़ा रही हूँ, y भी बढ़ रहा है। इसका मतलब बोथ द फंक्शंस आर इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, एक ऐसे बन रहा है, दूसरा ऐसे बन रहा है। ये जो ऐसे और ऐसे है, इनको कुछ टेक्निकल नाम देंगे, तो इनका जो टेक्निकल टर्म्स होती है इनके लिए, वो क्या होती है, कनकेव डाउन एंड दिस इज कनकेव अप। याद कैसे रखोगे बच्चों, ये क्या बन रहा है, केव जैसा बन रहा है, दिस इज केव लाइक पार्ट। तो अगर आपका केव लाइक पार्ट नीचे को फेस कर रहा है, सो यू विल से कनकेव डाउन। और जब अगर ये केव वाला पार्ट ऊपर को फेस कर रहा है, सो यू विल से कनकेव अप। ठीक है, तो दूसरा बात मुझे ये पता होना चाहिए कि फंक्शन जो है मेरा वो कनकेव अप बनेगा या कनकेव डाउन बनेगा। तो सेकेंड थिंग इज कनकेव अप और कनकेव डाउन। ऑलराइट, चलो ठीक है, ये भी पता लग गया कि कहाँ पर कनकेव अप है, कहाँ पर कनकेव डाउन है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे पता लग जाए कि कोई फंक्शन जो है वो थ्रू आउट इंक्रीजिंग है और थ्रू आउट कनकेव अप है। एक एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे ऐसा बनाना है, ऊपर की तरफ कटोरा बनाना है और बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग फंक्शन बनाना है। तो वो तो ये भी हो सकता है, देख लो, इंक्रीजिंग है, कनकेव अप भी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। तो इनमें से मेरा एक्चुअल में ग्राफ कौन सा है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसमें आपका हेल्प करेगा आपका पॉइंट नंबर 3। अब थर्ड पॉइंट क्या है, यू नीड टू प्लॉट 2 or 3 पॉइंट्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लॉट सम पॉइंट्स।
कुछ पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, ठीक है। सो ये 3 जो आपको स्टेप्स बताए हैं, ये 3 स्टेप जो है सिर्फ लॉगरिथम के लिए नहीं बच्चे, किसी भी फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए सेम 3 स्टेप्स वी विल फॉलो। तो हमने बात तो कर ली है ना, ये तो थ्योरेटिकल बात होगी कि ऐसा ऐसा कर लेंगे। तो मुद्दा ये आता है कि मैं कैसे डिसाइड करूं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ होगा और डिक्रीजिंग कहाँ होगा। तो याद करो बच्चों, 11th-12th क्लास में सब लोग हम कैलकुलस में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक बार वापस से देख लेते हैं। अगर मान लो मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो ये फंक्शन मैंने एक इंक्रीजिंग बनाया, इस इंक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, है ना, उसको नाम ले दो, लेट अस सपोज पी। तो यहाँ पे आप एक टेंजेंट बनाओ, तो यहाँ पे मैंने बना दिया ये एक टेंजेंट। सो ये क्या हो गया, टेंजेंट टू द फंक्शन एट पॉइंट पी। तो आई कैन सी जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है फंक्शन का, सो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इस टेंजेंट का से थीटा, दैट इज बिटवीन 0 एंड 90, वो लेस देन 90 है। इसका मतलब इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, मतलब tan थीटा विल बी पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, tan इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसका जो स्लोप है वो क्या हो गया, पॉजिटिव। और हमें कैलकुलस में हमने ये पढ़ा है कि जो डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन है f' किसी भी पॉइंट पर, वो क्या मुझे देता है, स्लोप ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब आपका f' पॉजिटिव हो जाएगा। ऑलराइट, ये किसके लिए हमने बात करी, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। सो अ फंक्शन f(x) इज इंक्रीजिंग इफ f' इज ग्रेटर देन 0। तो अगर ऐसा हो जाए किसी भी इंटरवल में, तो वहां पर फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीजिंग। पहली बात। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, फंक्शन को मैंने डिक्रीजिंग ले लिया, तो मान लो ये हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया ना, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं एक्सिस को। तो इस पे फिर से मैंने कोई पॉइंट लिया P और वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। सो आई कैन सी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज मोर देन 90। इसका मतलब इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, इसका मतलब इस टेंजेंट के लिए या फिर इस फंक्शन के लिए f' इज ग्रेटर देन लेस देन 0। लेस देन क्या हो गया, 0। इसका मतलब अगर किसी भी इंटरवल में आपका f' लेस देन 0 आ जाए, तो हम कंक्लूड कर लेंगे कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ऑलराइट, सो बेटा इसके बाद जब हमने डिकोड कर लिया है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कौन डिसाइड करेगा, f' डिसाइड करेगा, तो सेकंड पॉइंट की बारी आती है कि कहां पर कनकेव अप होगा, कहां पर कनकेव डाउन, ये कौन डिसाइड करेगा। तो ये डिसाइड करता है बच्चा आपका डबल डैश, मतलब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन डिसाइड कि कब मेरा फंक्शन कनकेव अप होगा और कहां पर मेरा फंक्शन कनकेव डाउन होगा। ठीक है, तो इसका डिटेल है, ऐसा क्यों है क्यों नहीं है, ये सारी डिटेल्स हम बात करेंगे कैलकुलस में। अभी हम फटाफट देख लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं कि ऐसा करेंगे कैसे। ठीक है, प्लॉट सम पॉइंट्स, ये तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, फंक्शन टू फंक्शन वेरी करेगा, तो ये बाद की बात है। तो हमने पहले जो 2 मेन पॉइंट्स थे वो देख लिए। ठीक है, अच्छा बच्चों एक और चीज बताना रहेगी, हमने ये देख लिया कि f' अगर मेरा पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, जहां पर मेरा f' नेगेटिव है वहां पर डिक्रीजिंग फंक्शन। एक और रह गया, व्हाट इफ दिस इज 0, अगर f' मेरा 0 बन जाए तो वहां से ग्राफ टेक्स अ टर्न। अब ये क्या बता है, मुझे पता है कि f' से मुझे क्या मिलता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अगर f' 0 हो जाए मतलब उस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। अच्छा, कौन
कौन सी लाइन का स्लोप 0 होता है, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब जिस पॉइंट पर एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा उस पॉइंट पर टेंजेंट टू द उस पॉइंट पर टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऑलराइट, तो अगर मेरे को एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है जहां पे टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो या तो आप ग्राफ ऐसा बनाओगे तो इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, देखो ऐसा टेंजेंट बनेगा, है ना, या फिर आपका ग्राफ ऐसा बनाओगे, राइट, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो दोनों ही सिचुएशन में यू कैन सी कि इन दोनों पॉइंट्स पर ग्राफ इज टेकिंग अ टर्न। ऑलराइट, तो जब भी आपका एफ डैश एक्स 0 होगा तो यू विल से कि ग्राफ विल टेक अ टर्न हियर, राइट। ओके, सो इसके बाद जब हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि किसी भी फंक्शन के ग्राफ को कैसे डिकोड किया जाता है, अब हम वापस आ जाते हैं कि लॉगरिथम बेस ई एक्स का ग्राफ क्या होगा। तो उन स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर देती हूँ, है ना। तो जो मेरा पहला स्टेप है वो क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड करना, ठीक है। तो x जो है, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस रीजन में बात कर रही हूँ। इसका मतलब मैं x को क्या क्या ले सकती हूँ। तो सबसे पहले डिसाइड करो कि फंक्शन का डोमेन क्या है। So as you can see your property 1, property 1 क्या था, property 1 बोलता है कि भैया ये जो x है ये आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ से अगर मैं चाहती हूँ कि लॉगरिथम मेरा डिफाइन हो तो दिस x has to be greater than 0, और x की जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं उनको हम किस में डालते हैं, डोमेन में। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज क्या हो गया बच्चों, 0 टू इंफिनिटी। अब डोमेन क्यों इंपॉर्टेंट है, डोमेन का मतलब होता है ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब इनपुट। इसका मतलब जो ग्राफ है वो डोमेन के अंदर ही तो बनेगा, यस और नो। इसीलिए डोमेन इंपॉर्टेंट है ताकि हम डिसाइड कर पाए कि मुझे किस एक्स के रीजन में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ से जैसे ही मुझे पता लगा कि x इज ग्रेटर देन 0, मतलब आपको लॉगरिथम का पूरा ग्राफ x पॉजिटिव में ड्रॉ करना है, मतलब y एक्सिस के राइट हैंड साइड पे ड्रॉ करना है। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं ग्राफ अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देती हूँ। दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। तो जो ग्राफ है मेरा किधर बनेगा, y एक्सिस के राइट हैंड साइड पे, ठीक है। सो डोमेन से ये डिसाइड हो गया। तो अब अपना पॉइंट नंबर जो 1 है वो क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड करना। उसके लिए कौन हेल्प करेगा, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो मुझे पता है कि यहाँ पर लॉगरिथम का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, 1/x, और x क्या है मेरा, पॉजिटिव, पता है। तो जब x पॉजिटिव है आपका तो 1/x भी क्या होगा, पॉजिटिव। फॉर ऑल x, इसको आई विल से df, डोमेन ऑफ f को शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करेंगे, बिलोंग्स टू df। इसका मतलब अपनी पूरी डोमेन के अंदर फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। सो योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ऑलराइट, ओके। योर सेकेंड स्टेप क्या है, कनकेविटी। कनकेविटी कैसे डिसाइड करोगे, f डबल डैश एक्स निकालोगे। f डबल डैश एक्स मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, तो 1/x का वापस से डेरिवेटिव करोगे, सो इट विल बी -1/x² हो जाएगा फटाफट, ठीक है। सो x जो है मेरा किस में बिलोंग करता है, 0 से इंफिनिटी में। x² क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। x² अगर पॉजिटिव है और सामने एक माइनस लगा हुआ है, सो दिस विल बी नेगेटिव। कहाँ पर नेगेटिव होगा, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द डोमेन। तो थ्रू आउट द डोमेन दिस इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, कनकेव डाउन। तो दो बातें हमें पता लग चुकी हैं, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट द डोमेन एंड द फंक्शन इज कनकेव डाउन। सो अब बात आती है, तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो ये तो कंफर्म हो गई, ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो कनकेव डाउन भी है और कनकेव डाउन भी है और इंक्रीजिंग भी है, लेकिन ऐसा ग्राफ कहाँ बनाऊं,
ऐसा बनाऊं, इधर बनाऊं, किधर बनाऊं ना, दैट इज इम्पोर्टेंट ना, कहाँ बनेगा, ठीक है। उसमें कौन हेल्प करेगा, मैंने बताया था थर्ड पॉइंट, उसमें क्या करना है, मुझे कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करना है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं कि भैया वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपका वाई को मैं 0 पुट कर दूं, अगर मैं वाई को 0 पुट कर दूं तो मेरा एक्स क्या होगा, दैट विल गिव यू पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, फाइन। दूसरा एंड पॉइंट्स पे कहाँ जा रहा है ना, तो 3 पॉइंट किसी भी फंक्शन को प्लॉट करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है, दूसरा जो पॉइंट है उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। एक्सट्रीम मतलब एक्स अगर 0 को जा रहा है तो फंक्शन कहाँ जा रहा है, एक्स अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो फंक्शन कहाँ जा रहा है। सो किसी भी फंक्शन को प्लॉट करने के लिए जो थर्ड पॉइंट है वहां पे 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्लॉट करने के लिए। फर्स्ट आपका व्हाट इफ वाई 0, मतलब एक्स एक्सिस को कहाँ कट करता है, और बाकी के जो 2 पॉइंट्स हैं वो क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द डोमेन, उनको देखना है। ऑलराइट, सो इसको मैं हटा देती हूँ, आई होप सबने लिख लिया है, ठीक है। सो पहला पॉइंट आ गया कि आपका थ्रू आउट इंक्रीजिंग है फंक्शन, और दूसरा हमारा आ गया कनकेव डाउन है। अब हम तीसरे की बात करेंगे। तो मैंने बताया 3 पॉइंट्स को प्लॉट करना इंपॉर्टेंट है। पहला, जब आपका एफ एक्स क्या हो, 0 हो, ठीक है। दूसरा, जब आपका एक्स क्या हो, एक्सट्रीम पॉइंट्स। सो डोमेन क्या था मेरा, डोमेन वो 0 इन्फिनिटी। तो अगर एक्स मेरा 0 हो तो नहीं सकता, लेकिन क्या करेगा, अप्रोच करेगा। तीसरा, एक्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो तो नहीं सकता एक्स, तो एक्स क्या करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो मुझे देखना है इन तीनों केसेस को। तो अगर आपका एफ एक्स 0 है, मतलब आपका लॉगरिथम बेस ई एक्स 0 है, ऑलराइट। इसका मतलब e की पावर 0 इक्वल्स टू 1, अप्लाइंग द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, दिस इम्प्लाइज, सॉरी ये 1 नहीं, ये x है, इज x, सो दिस इम्प्लाइज योर x इज 1, ओके। तो x मेरा क्या आ गया, 1। सो इसका मतलब जब आपका x 1 है तो एफ एक्स कितना है, 0। सो इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगी तो पता चलेगा कि जो मेरा फंक्शन है वो 1,0 से पास होगा, बिकॉज x कोऑर्डिनेट क्या होता है, डोमेन, और y कोऑर्डिनेट पे कौन आता है, एफ एक्स। तो कहां से पास हो रहा है, 1,0। तो मान लो दिस पॉइंट इज योर 1,0। तो ये तो कंफर्म हो गया कि x एक्सिस को ग्राफ जो है इस पॉइंट पर कट करेगा, ऑलराइट। अब बात आती है सेकेंड कि x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो क्या रहेगा, ठीक है, देख लेते हैं। तो मेरे पास क्या है, लॉगरिथम बेस ई एक्स इक्वल्स टू वाई, यही है, ठीक है। तो यहां से आई कैन राइट e की पावर y इक्वल्स टू एक्स। अब यहाँ पर बच्चों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, समझते हो इसको अलग से, कि अगर मान लो मेरे पास जो मेरा बेस है ना, मैं डील कर रही हूँ a की पावर b को समझने की कोशिश करना, और मैं डिसाइड कर रही हूँ कि ये कहाँ जाएगा, मैं यही डिसाइड कर रही हूँ ना कि x कहाँ जाएगा, है ना, ठीक है। तो अगर मेरा a ग्रेटर देन 1 है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, लेट अस सपोज 2, है ना। तो जैसे जैसे आप b को इंक्रीज करोगे तो वैसे वैसे 2 की पावर b का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कि मतलब अगर आप b को इंक्रीज करते हो तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर b भी क्या होगा, इंक्रीज। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, आई वॉन्ट माई एक्स टू बी 0। तो यहाँ पर जो e का वैल्यू है वो कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है, मतलब ग्रेटर देन 1 होता है ना। तो जैसे जैसे अगर y को इंक्रीज करना शुरू कर दोगे तो e की पावर y भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो उसको 0 बनाना चाहती हूँ, मतलब मुझे क्या करना है, उसको डिक्रीज करना है। तो जैसे जैसे आप y को डिक्रीज करोगे तो आपका e का पावर y भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब जो y है मेरा किधर टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी को। ऐसा क्यों, देख लो, अगर मैं y को माइनस इन्फिनिटी पुट कर दूं तो e की पावर y किसको टेंड करेगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी को। इसको आई कैन राइट इतना लिख सकती हूँ ना, 1/e की पावर इन्फिनिटी, और ये किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। सो 1/इन्फिनिटी किसको टेंड करा, 0 को। सो ये किसको टेंड करेगा, 0 को।
सो e की पावर y विल टेंड टू 0, इक्वल नहीं लिख सकते, इफ y टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। दिस इज इम्पोर्टेंट बच्चा, कि अगर y आपका माइनस इन्फिनिटी, वेयर विल बी माइनस इन्फिनिटी, कहीं नीचे होगा, है ना। इस लाइन पे नीचे चले जाओ, कहाँ जा रहे हो, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो x आपका क्या होगा 0, x 0 मतलब ये लाइन, तो ग्राफ जो है कहीं से शुरू होगा इन्फिनिटी से, कहाँ आएगा 1,0 तक आएगा। और किस बात का ध्यान रखना है कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग और कनकेव डाउन होना चाहिए। तो देखो इंक्रीजिंग है, कनकेव डाउन है, और आगे फिर कहाँ बढ़ा दो इसको। तो कुछ ऐसा आपका ग्राफ होगा y इक्वल्स टू लॉगरिथम बेस ex का। ऑल राइट, तो अभी अभी हमने देख लिया कि दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, y इक्वल्स टू लॉगरिथम बेस ex, दिस पॉइंट इज 1,0, ऐसा ग्राफ बना। ठीक है, तो अब ग्राफ को देख के हम इसके बारे में क्या क्या बातें बोल सकते हैं जो हमने इसके ग्राफ को बनाते टाइम भी देख ली थी, पॉइंट्स में लिखते थे। पहली बात, इफ x टेंड्स टू 0 तो लॉगरिथम बेस ex किसको टेंड करता है, माइनस इन्फिनिटी को। सेकेंड, अगर x आपका इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो लॉगरिथम बेस ex भी आपका इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, यू कैन सी द ग्राफ। दूसरी बात, fx इक्वल्स टू लॉगरिथम बेस ex इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तीसरी बात, जो फंक्शन है वो क्या है आपका, कनकेव डाउन है। लास्ट, वैसे तो शुरू में किया था, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होता है, ओपन 0 टू इन्फिनिटी। राइट, तो ये बातें हमें यहाँ से पता चल रही है, लेकिन हमें तो बात करनी है ना लॉगरिथम बेस कुछ भी हो उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, ये तो एक स्पेशल केस था जब बेस क्या था, ई था, मतलब हमने नेचुरल लॉ को प्लॉट किया है। अब हम बात करेंगे कि बी अगर कुछ भी है तो कैसे होगा। तो इसमें बच्चे हम 2 केस बनाते हैं, देयर आर 2 केस, व्हेन योर बी इज लेस देन 1, व्हेन योर बी इज लेस देन 1, कि जब आपका बेस 1 से छोटा है, और दूसरा केस जब आपका बेस 1 से बड़ा है। बेस 1 तो हो नहीं सकता है, याद कर लो प्रॉपर्टी 1, राइट। तो हमें 2 केस पे काम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले वी विल टेक अप व्हेन योर बेस इज ग्रेटर देन 1। तो जैसा यहाँ पर था ई इज 2 पॉइंट समथिंग, तो बेस इज ग्रेटर देन 1 वाला केस था। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो आपका ग्राफ जो है कुछ ऐसी ही शक्ल का बनेगा। ऑलराइट, हटा दूं। सो इसको हमने 2 केस में डिवाइड करना है, बेस ग्रेटर देन 1 एंड बेस लेस देन 1। फटाफट शुरू करते हैं। So our case 1 is when your fx equals to logarithm bx where b is greater than 1। तो पहला केस हमारा क्या है, जब b बेस हमारा 1 से बड़ा होता है। राइट, सो थोड़ी देर पहले हमने देखा कि लॉगरिथम बेस ex का ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से होता है। राइट, थोड़ी देर पहले देखा, and this is your point 1,0, this is x axis and this is your y axis। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो e का वैल्यू है वो क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 से बड़ा है। तो इसका मतलब जो जब b आपका 1 से बड़ा है तो लॉगरिथम बेस bx का जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, बस बात अब हमें ये समझनी है कि b की वैल्यूज को अगर मैं चेंज करती हूँ तो मेरा जो ग्राफ है वो कैसे चेंज होगा। राइट, सो अभी हमें उसी पे फोकस करना है। सो बच्चों इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। ठीक है,
तो मान लो एक केस में बी को मैंने 2 लिया और दूसरे केस में मैंने बी को 3 लिया, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों दोनों का ग्राफ एक साथ बनाएंगे, ठीक है, एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में दोनों का ग्राफ। सो दिस इज योर वाई, दिस इज योर एक्स। ओके, अगर b इक्वल्स टू 2 है तो मुझे किसका ग्राफ बनाना है, y इक्वल्स टू लॉगरिथम 2x और यहाँ पे y इक्वल्स टू लॉगरिथम बेस 3x, ठीक है। ओके, तो मुझे ये तो पता है कि दोनों के दोनों कर्व जो हैं कहाँ से पास होंगे, 1,0 से पास होंगे। तो मान लो कि y इक्वल्स टू log 2x के ग्राफ में ये बना देती हूँ। तो मान लो दिस इज द ग्राफ फॉर y इक्वल्स टू log बेस 2x। अब मुद्दा ये है कि इस ग्राफ के रिस्पेक्ट में y इक्वल्स टू log बेस 3x का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ये b इक्वल्स टू 2 वाला केस है, इधर लिखूंगी b इक्वल्स टू 3 वाला केस, ठीक है। अगर मुझे ग्राफ्स को कंपेयर करना है तो मैं क्या करूंगी, दोनों में सेम x की वैल्यू डालूंगी और आंसर्स को कंपेयर करूंगी। ओके, सो y इक्वल्स टू log 2x, इसको आई कैन राइट कि 2 की पावर y करने से क्या मिलता है, मुझे x मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे y इक्वल्स टू log बेस 3x है, दिस इम्प्लाइज 3 पावर y इक्वल्स टू x है, ये हमें पता है, ऑलराइट। सो अगर मैं मान लो कोई भी एक वैल्यू ले लो, x को अगर आप लेना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल 3 मान लो, तो यहाँ पे भी x को मैं क्या लेके चलूंगी, x को 3 लेके चलूंगी। सो यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा, 2 की पावर y इक्वल्स टू 3, ऑलराइट, और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर y इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे तो y मेरा क्या आ गया 1। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट x, y किसके ऊपर लाई करता है, इस फंक्शन के ग्राफ पे लाई करता है। ओके, सो और यहाँ से मेरे पास क्या आया बच्चों, यहाँ से आया मेरे पास कि 2 की पावर y करने से 3 आता है, मतलब 2 की कुछ ऐसी पावर लेनी है कि नंबर बढ़ जाए, 2 से 3 हो जाए। तो ऑब्वियसली जो y है अगर उसको आपने 1 लिया तो 2 की पावर 1 2 हो जाएगा। इसका मतलब अगर मुझे उसको 3 बनाना है तो y शुड बी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि जो y है वो 1 से बड़ा है। ओके, सो लेट अस सपोज ये आपका 3 है, दिस इज योर x इक्वल्स टू 3। ओके, सो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, है ना, तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है बच्चों, y इक्वल्स टू log 2x के ऊपर लाई करता है when x is 3, और जब x 3 है तो y क्या है बच्चों, 1 से बड़ा है। सो ये जो पॉइंट है जो भी है ये लेट अस कॉल इट y नोट, है ना। सो दिस इज 3, y नोट वेयर y नोट इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब 1 यहीं कहीं होगा, ऑलराइट। सो इसका मतलब 3,1 जो पॉइंट है वो कौन सा होगा, लेट अस सपोज दिस इज योर 3,1। तो आपका जो फंक्शन है y इक्वल्स टू log 3x वो यहाँ से पास होगा, ठीक है। सो जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा, है ना। सो ग्राफ ऑफ लॉगरिथम इज समवॉट लाइक दिस। कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा। सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बच्चों, अब इसको पॉइंट्स को थोड़ा हटा के थोड़ा क्लियरली लिखते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर y इक्वल्स टू log बेस 2x एंड दिस इज योर y इक्वल्स टू log बेस 3। सो आई कैन सी क्लियरली कि अगर मैं x एक्सिस से ऊपर देखती हूँ तो जिसका b बड़ा है वो ग्राफ नीचे है, लेकिन वही बात अगर मैं देखती हूँ आपका x एक्सिस से नीचे तो जिसका भी बड़ा है, जिसका बेस बड़ा है वो ग्राफ कहाँ है, ऊपर। तो इस बात का बच्चे ध्यान रखेंगे, राइट। सो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, समझने की कोशिश करूँ, मैं इस क्वेश्चन में, इस ग्राफ में
बहुत सारे लॉगरिदम्स के ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ और आपको बेस की वैल्यू दे रही हूँ। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो ग्राफ है वो किस बेस के लिए है। सो आई एम गिविंग यू मेनी एग्जाम्पल्स। तीन मान लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर 1, दिस इज योर 2 एंड दिस इज योर 3। और b की वैल्यूज मैं आपको देती हूँ e, 10 एंड 20। यू नीड टू टेल मी कि जब बेस आपका b है तो y इक्वल्स टू लॉग बेस b। x का ग्राफ कौन सा होगा? जब बेस आपका b 10 है तो कौन सा होगा इनमें से, और 20 है तो कौन सा होगा? So this is your homework. Alright. जो हमारा सेकेंड केस है वो क्या है? We need to draw the graph of fx equals to log base bx where b has to be less than 1. तो हमारा केस क्या है? जब b हमारा 1 से छोटा है। तो चीजें सारी यहाँ पे पलट जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। So we have fx इक्वल्स टू log base bx, ठीक है, वेयर b इज लेस देन 1। अब हमें थोड़ी देर पहले किया था, अगर हमें किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले मुझे उसका डोमेन चाहिए। स्टेप 1 क्या होगा? हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, जिससे मुझे पता लगेगा कि कहाँ पर वो फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पर वो डिक्रीजिंग है। सो डोमेन की अगर मैं बात करूँ तो हमें पता है कि लॉगरिथम जो है वो हमारा किसके लिए डिफाइन होता है? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। तो डोमेन तो मेरा क्या हो गया बच्चों? 0 टू इंफिनिटी। इसका मतलब x जो है वो 0 से इंफिनिटी पे काम करना है। सो व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ x. सो वी नो डिफरेंशिएशन ऑफ log bx इक्वल्स टू 1 अपॉन log बेस e b इंटू x। ये हमें पता होना चाहिए। अब बच्चों इसमें ध्यान रखो ऐसा क्यों है, अगर किसी को नहीं पता है तो इसको समझ लो। एक होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग बेस ex, ये डायरेक्ट होता है आपका 1/x। इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग विद नेचुरल बेस इज 1/x। तो जो लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन 1/x कब होता है? मैन योर लॉगरिथम इज नेचुरल लॉगरिथम। लेकिन अगर आपका लॉगरिथम नेचुरल लॉगरिथम नहीं है तो क्या करेंगे? देखो ध्यान से, अगर मान लो कि आपका जो बेस है b, दिस इज नॉट इक्वल्स टू e, मतलब ये आपका नेचुरल लॉगरिथम नहीं है। सो लेकिन आपको क्या पता है? आपको तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला आता है ना। क्यों हमें बेस चेंजिंग फॉर्मूला यूज क्यों करना है? बिकॉज हमें डिफरेंशिएशन जो पता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पता है बच्चों? जब आपका बेस e है। सो हम क्या करेंगे? यहाँ पे बेस को e में चेंज करेंगे। ऑल राइट, सो वी कैन राइट d/dx, ये तो डिफरेंशिएशन का साइन है, इसको रहने दो। इसको यू कैन राइट यूजिंग बेस चेंजिंग फॉर्मूला log बेस ex अपॉन log बेस eb। जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे। ऑलराइट, अब ये क्या है बच्चों? log बेस eb। दिस इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों है? e कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, सो इट विल बी अ कांस्टेंट। तो फंक्शन ऑफ x कहाँ आया? सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में। सो अगर अब मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ तो डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट होता है मल्टीप्लिकेशन में वो बाहर आ जाता है। सो इट विल बी 1 अपॉन log b log e b। तो ये तो बाहर आ गया। और लॉगरिथम बेस ex का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1/x। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है log बेस bx वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू e, तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो क्या हो जाएगा उसका फंक्शन? तो क्या हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन? 1/log eb इंटू x। ऑलराइट, सो आई होप ये क्लियर है। तो इसको साफ करते हैं। ओके,
फर्दर अब मुझे चेक करना है कि कहाँ मेरा एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, ताकि मुझे पता लगे वेयर इज द फंक्शन इंक्रीजिंग एंड वेयर इट इज डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स जो है दैट इज 1 अपॉन लॉगरिथम बेस ई बी इंटू एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 डोमेन। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 0 क्यों है? क्योंकि डोमेन में बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मेरा ई जो है वो क्या है? 1 से बड़ा, राइट, और जो बी है वो लेस देन 1 है। अभी एक बार समझने की कोशिश करो बच्चों कि अगर मैं इसकी वैल्यू देखती हूँ लॉगरिथम बेस ई बी तो इट विल बी नेगेटिव। अब इस बात पे चर्चा करनी है क्यों, ठीक है। तो ध्यान से समझो बच्चों कि अगर मैं मान लेती हूँ कि लॉगरिथम ई बी इक्वल्स टू सी है, इसकी वैल्यू मान लो सी है, तो मुझे ये चेक करना है कि सी मेरा नेगेटिव होना चाहिए, राइट। तो लॉगरिथम की डेफिनेशन जैसे ही आप लगाओगे यू कैन राइट ई का पावर सी इक्वल्स टू बी। अब ध्यान से देखना, ई जो है वो 1 से बड़ा है और जो आपका बी है वो 1 से छोटा है। तो अगर आपने सी को पॉजिटिव रखा, अगर आपने सी को पॉजिटिव रखा तो ई की पावर सी जो है वो कभी भी 1 से छोटा नहीं बन सकता है। तो हमेशा इसको एज अ रिजल्ट याद रखेंगे कि अगर आपको किसी एक से बड़े नंबर की पावर करनी है सच दैट कि वो 1 से छोटा बन जाए तो हमेशा वो पावर क्या होगी? नेगेटिव होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? सी इज लेस देन 0। तो यहाँ से बच्चों रिजल्ट आप क्या लिखोगे? मैं लिखवा देती हूँ, ठीक है। सो योर रिजल्ट इज, तो यहाँ से जो आपने रिजल्ट सीखा जो थ्रू आउट आपकी कैलकुलस काम आने वाला है वो क्या है? इफ ए अल्फा बीटा में, इफ अल्फा लेस देन बीटा, सॉरी 1, इफ अल्फा लेस देन 1 लेस देन बीटा एंड बीटा की पावर k इक्वल्स टू अल्फा, देन k इज लेस देन 0। अगर 1 से बड़े किसी नंबर की पावर आपको लेनी है सच दैट वो रिजल्ट क्या बन जाए? लेस देन 1 बन जाए, तो पावर हैज टू बी नेगेटिव, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे उसको 1 से कम, ऑलराइट। सो यहाँ पर हमें पता लग गया बच्चों कि ये जो एंटिटी है दिस इज नेगेटिव और x हमारा क्या है? पॉजिटिव, ये देखो, राइट। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली नेगेटिव। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि जो डिफरेंशिएशन है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन दैट इज नेगेटिव थ्रू आउट द डोमेन। सो एफ डैश एक्स इज नेगेटिव इन डोमेन ऑफ फंक्शन, ऑलराइट। इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो एक काम तो पता चल गया मुझे यहाँ पे कि जो फंक्शन है वो मेरा क्या है? डिक्रीजिंग है, ऑलराइट। सो अब हम बात करेंगे सेकेंड स्टेप की, जहां पे डबल डिफरेंशिएशन हम करेंगे, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन देखेंगे जिससे मुझे कनकेविटी का पता लगेगा। सो सेकेंड डेरिवेटिव जब भी मैंने किया तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन दिस एक्सप्रेशन, ये तो कांस्टेंट है तो सिर्फ और सिर्फ 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। सो इट विल बी माइनस ऑफ 1 अपॉन लॉगरिथम बेस ई बी एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखो ये हम थोड़ी देर पहले इसको नेगेटिव देख चुके हैं, नेगेटिव, और ये हमारा क्या है? पॉजिटिव है। तो प्रोडक्ट क्या हुआ? नेगेटिव, लेकिन एक माइनस बाहर भी है तो फिर से प्रोडक्ट क्या हुआ? पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली एफ डबल डैश एक्स आपके पास क्या आया? पॉजिटिव। इसका मतलब ग्राफ क्या है मेरा? थ्रू आउट कनकेव अप है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, डिक्रीजिंग एंड कनकेव अप। अब तीसरा जो मेरा स्टेप है जहां से मुझे कंफर्म मेरे ग्राफ का पता लग जाएगा वो है एंड पॉइंट्स पर चेक करना कि वैल्यूज क्या है। तो बच्चों डोमेन ऑफ द फंक्शन हमने देखा था कितना है? 0 टू इन्फिनिटी। तो अगर x मेरा 0 है तो क्या? तो फंक्शन इज दिस। अब ध्यान से समझो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि अगर x मेरा 0 को टेंड कर रहा है तो ये मेरा इन्फिनिटी को टेंड करेगा लॉगरिथम का वैल्यू। Why I am saying so? I am saying when x tends to 0, then log base b x tends to infinity। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। So y मेरा क्या है? y equals to log of
बेस बी एक्स। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पे ले लिया दिस इम्प्लाइज बी पावर वाई इक्वल्स टू एक्स। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है ये किधर चला जाए, जीरो को चला जाए। राइट, और b मेरा क्या है, लेस देन जीरो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर b आपका लेस देन जीरो, समझने की कोशिश करना, सॉरी लेस देन वन। सो यहाँ पे समझने की बात ये है कि अगर आपका b जो है वो एक से छोटा है तो उसकी पावर जितनी आप इंक्रीज करते जाओगे ओवरऑल वैल्यू उतना कम होता चला जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अगर मैं b को हाफ ले लेती हूँ, कितना, हाफ, तो हाफ की पावर वन क्या हुई, हाफ हुई। राइट, अगर मैं 1/2 की पावर 2 कर देती हूँ तो कितना आता है, 1/4। और 1/2 और 1/4 में कौन सा छोटा है, 1/4। इसका मतलब 1/2 की पावर को मैंने बढ़ाया तो वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। सो ये सिर्फ 1/2 की कहानी नहीं है। अगर आपका बेस एक से छोटा है और उसकी पावर को आप इंक्रीज करते हो तो ओवरऑल वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे b की पावर y को कहाँ पहुंचाना है, जीरो पर पहुंचाना है। तो पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका जो x है वो जीरो की तरफ टेंड करे, इसका मतलब जो फंक्शन का वैल्यू है दैट शुड टेंड टू इन्फिनिटी। इसका मतलब जो आपका ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखेगा ना। अब आइडिया मिल गया। तो जो मेरा ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखेगा कि जब मेरा x जीरो है तो y मेरा क्या है, इन्फिनिटी से आ रहा है। तो यहाँ से शुरू करेंगे, इन्फिनिटी से कहीं से, है ना। और आपको मेंटेन क्या रखना है कि वो डिक्रीजिंग होना चाहिए और कनकेव अप होना चाहिए। सो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ऑलराइट, बस ये पॉइंट और आपको मार्क करना है, और ये तो आपको पता ही है। इस पॉइंट के ऊपर आपका y कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो। सो अगर आपका y कोऑर्डिनेट जीरो है और ये फंक्शन किसका है, y इक्वल्स टू लॉगरिथम बेस b x। सो y को जैसे यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो इक्वल्स टू लॉगरिथम बेस b x। राइट, तो यहां से आपको क्या मिल गया, b की पावर जीरो इक्वल्स टू x। तो b की पावर जीरो क्या होता है, 1, तो x इक्वल्स टू 1 आ गया। सो दिस पॉइंट इज 1,0। ऑलराइट, हटा दो इसको। यहां से कंक्लूजन क्या निकला, है ना। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि b हम ड्रॉ कर रहे हैं y इक्वल्स टू लॉग बेस b x को। इसमें दो केस बने, व्हेन b इज लेस देन 1 एंड व्हेन b इज ग्रेटर देन 1। जब b लेस देन 1 बना हमारा तो ग्राफ कैसा बना, डिक्रीजिंग एंड कनकेव डाउन। तो ऐसा ग्राफ बना, ठीक है, डिक्रीजिंग एंड कनकेव अप, ठीक है। एंड दिस पॉइंट इज 1,0। जब आपका b जो है वो एक से बड़ा है तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, आपका ग्राफ बनेगा इंक्रीजिंग एंड कनकेव डाउन। सो ग्राफ कुछ ऐसा बना। ऑलराइट, और ये पॉइंट फिर से क्या है, 1,0। एक बात तो क्लियर है कि लॉगरिथम का चाहे कोई भी ग्राफ हो वो किस पॉइंट से तो पास होगा ही होगा, हमेशा 1,0 से हमेशा पास होगा, चाहे बेस एक से छोटा हो या एक से बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, तो इन दोनों को दिमाग में छाप लो, बिठा लो एकदम से, है ना। कि अगर ग्राफ आ गया तो आपको उस फंक्शन के बारे में सब कुछ पता लग गया। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया मुझे ये बता दो कि लॉगरिथम y इक्वल्स टू लॉगरिथम बेस b x का डोमेन क्या है, डोमेन मतलब ग्राफ देखना है कि किस x की वैल्यूज के लिए बना हुआ है। तो मैं देख पा रही हूँ कि जो पॉजिटिव x एक्सिस है सिर्फ ग्राफ उसी के ऊपर बना हुआ है, तो फटाफट मुझे इसका डोमेन पता लग गया कि डोमेन इज 0 से इन्फिनिटी। अगर मैं बात करूँ रेंज की, रेंज मतलब y,
तो आपको देखना है जो ग्राफ है वो किस वाई से किस वाई तक, यहाँ पर भी एंडलेस वाई तक बना है और नीचे भी एंडलेस है। सो इसका मतलब इसका जो रेंज आया y की वैल्यू वो कितना आया, पूरा -∞ से ∞, या फिर मैं बोल सकती हूँ पूरा रियल नंबर इसका रेंज है। ऑलराइट, ओके, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ग्राफ मेरा क्या है, डिक्रीजिंग एंड कनकेव अप, और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ग्राफ मेरा क्या है, इंक्रीजिंग एंड कनकेव डाउन। सो हर एक इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है किसी भी फंक्शन के बारे में अगर उसका ग्राफ आपको क्लियर है। सो फाइनली हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ रहे हैं, दैट इज क्वेश्चंस। राइट, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो बेटा, मैं एक प्रॉपर्टी करा के उसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन करा सकती थी, बट द प्रॉब्लम इज जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो सब मिक्स आएगा। तो ऐसा थोड़ी है कि आपको ऊपर प्रॉपर्टी लिखी मिलेगी और फिर आपको उसका सोल्यूशन करना है। तो इसीलिए मैंने ये प्रेफर किया कि पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज करा दूं, उसके बाद सारे क्वेश्चंस कराऊं, ताकि आपको सोचना पड़े, आपको सोचने की आदत पड़े कि हाँ इसमें मैं कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। अगर मैंने प्रॉपर्टी करा के तुरंत क्वेश्चन करा है तो आपके दिमाग में तो ये हो जाएगा ना, अरे यार अभी तो ये प्रॉपर्टी किया है तो यही लगेगी, कैसे भी करके तुम उसके लगा दोगे। ठीक है, सो हमने वो प्रोसेस नहीं किया है। हमने क्या किया है, पहले सारी प्रॉपर्टीज और रिजल्ट्स को स्टडी किया है और उसके बाद हम सारे के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज logarithm base 10 2 comma logarithm base 10 2 की पावर x plus 1 comma logarithm base 10 2 की पावर x plus 3 are in AP। ये AP में है। Then find x। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो क्वेश्चंस होंगे उनमें एक टाइप क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि लॉगरिथम ऑफ ए लॉग बी लॉग सी, जहाँ पे ए बी सी कुछ एक्स की टर्म्स में गिवन है, दे आर इन एपी। तो हमने इस पे एक रिजल्ट करा था कि अगर आपके ए बी सी जीपी में है तो लॉगरिथम लेने के बाद क्या बनेगा, एपी बनेगा। उल्टा भी किया था कि लॉगरिथम ऑफ ए लॉगरिथम बी लॉगरिथम सी अगर एपी में है तो अगर लॉगरिथम हटा दूंगी तो मेरा किस में बनेगा, जीपी में बनेगा। ऑलराइट, सो यहां से सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सो सिंस दीज थ्री आर इन एपी सो वी कैन से कि 2 की पावर x plus 1 2 की पावर x plus 3 आर इन जीपी। और जीपी का मतलब क्या होता है बच्चों, तो यहाँ से एक्चुअल में ये सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट है, फिर भी बता देती हूँ कि आपके अगर तीन नंबर जीपी में हैं, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म, ध्यान से सुनेंगे, स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। और अगर इसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो आई कैन से स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ अगल बगल, क्योंकि ए क्या है इसका अगल और सी क्या है इसका बगल, सो प्रोडक्ट ऑफ अगल बगल। सो स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ अगल बगल, दिस इज द कंडीशन फॉर जीपी। तो फटाफट यहाँ पे हम देख लेंगे कि स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म, व्हाट इज मिडिल टर्म, 2 की पावर x plus 1, तो इसका स्क्वायर। अब प्रोडक्ट कर दो अगल बगल, व्हाट इज अगल 2 and what is बगल, this is 2 की पावर x plus 3। सो फटाफट हम अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोले अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छी खासी इनडायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई नहीं दे रही, मुझे तो दे रही है। अब देखो कैसे। सो बच्चे देखो, मुझे इसको सॉल्व करना है। 2 की पावर x plus 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 2 की पावर x plus 3। अगर मैं 2 की पावर x को 3 पुट कर दूं, है ना, कर सकते हैं ना पुट। इनडायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी तो होती है कि जब आप कुछ सब्स्टिट्यूशन करके आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करते हो। तो जैसे ही 2 की पावर x को मैंने t पुट किया, आई विल हैव t plus 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ t plus 3। और ये हमारा क्या बन गया, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फटाफट इसको एक्सपेंड करते हैं एंड आई विल हैव t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t
इक्वल्स टू 2t प्लस 6। सो बच्चों 2t से 2t तो कैंसिल हो गया, सो यू आर लेफ्ट विथ t स्क्वायर, उसको इधर ले आओ या फिर 1 को उधर ले जाओ, 1 को उधर ले जाते हैं, रूट ऑफ रूट कह 6 माइनस 1, दिस इज 5। ऑलराइट, सो ये क्या बन गया मेरा, t इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ 5। ऑलराइट, सो हमने देख लिया कि t हमारा कितना आ चुका है, प्लस माइनस रूट ऑफ 5। t किसको, और t का वैल्यू क्या था, 2 का पावर x, दिस इंप्लाइज 2 का पावर x हमारे पास कितना आ गया, प्लस माइनस रूट ऑफ 5। ये माइनस मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, क्यों, किसी पॉजिटिव नंबर का पावर आप कुछ भी करो उसको नेगेटिव नहीं बना सकते हो, ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। इसका मतलब आपको माइनस हटा देना है और आप सिर्फ और सिर्फ प्लस रूट 5 रखेंगे। दिस इम्प्लाइज अब x लेके आना है, ओके, तो मतलब x को मैं पावर से नीचे उतारना चाहती हूँ। पावर को नीचे उतारने का एक ही तरीका है, जब पावर बाहर आ जाए, और पावर बाहर लॉग के आती है। रिजल्ट किया है ना हमने, क्या रिजल्ट किया है कि लॉगरिथम x की पावर n। अगर मुझे इस पावर को बाहर निकालना है तो ऐसे आ सकती है ना, लेकिन बच्चों यहाँ पे लॉगरिथम तो है ही नहीं, तो दोनों तरफ अगर मैं लॉगरिथम ले लूं, सो व्हाट विल हैव, सो वी विल टेक लॉगरिथम बेस 2 ऑन बोथ साइड्स, सो वी विल हैव दिस आएगा, और यहाँ से जो पावर है ये फटाक से बाहर आ जाएगी, और लॉग बेस 2 इसका वैल्यू क्या होगा, 1। सो वी विल हैव योर x इक्वल्स टू लॉगरिथम रूट 2 root 5. Alright, so this is your. Now our second question is 1 upon logarithm 43n plus 1 upon logarithm base 42n प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में है 1 अपॉन लॉगरिथम 2n। मतलब आपका जो बेस है वो 43, 42 ऐसे एक एक कम होता जा रहा है, और कहाँ तक जाता है, 2 तक, और आपका जो रिजल्ट वाला वैल्यू है वो क्या है, n, सेम है हर जगह। लेकिन हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज करी हैं बच्चों, उनमें क्या किया है, उनमें हमने बेस को सेम रखा है, यस और नो। सो इसका आंसर, अच्छा इसमें करना क्या है, मुझे सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई, और इसके ऑप्शंस भी चलो लिख लो। इसके ऑप्शंस हैं 1 अपॉन लॉगरिथम n, 43 फैक्टोरियल इज द बेस। इसका सेकेंड ऑप्शन है 1 अपॉन लॉगरिथम n 3, सॉरी 43 दिस इज, और मेरा सी ऑप्शन है नन ऑफ दी। 3 ही ऑप्शन रखते, ज्यादा नहीं, ठीक है, 3 ऑप्शन हम रखते हैं। वैसे पेपर में 4 आएंगे पर हम 3 रखते हैं, ठीक है। सो वापस आ जाते हैं सोल्यूशन। हम क्या कर रहे थे कि हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज करी हैं वो किसके लिए करी हैं, जब आपका बेस सेम होता है। लेकिन जितने भी एक्सप्रेशंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं उनका बेस क्या है, अलग अलग, सेम क्या है, रिजल्ट वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट वैल्यू को और आपका जो बेस है उनको इंटरचेंज करेंगे। सो हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। तो हम जैसे ही बेस चेंजिंग फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज करना चाहती हूँ तो ये क्या होगा, लॉगरिथम पलट जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू लॉगरिथम बेस n 43। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, सिमिलरली लॉग 42 बेस n। सो अब सबका बेस क्या होता जा रहा है, सेम, और लास्टली यू विल हैव लॉगरिथम 2 बेस n। और जब आपका बेस सेम होता है और आपका जो बहुत सारे लॉगरिथम है वो एडिशन में होते हैं, तो उसको सिंगल लॉगरिथम में कैसे लेके आ सकते हो, मल्टीप्लाई करके। सो दिस सम इक्वल्स टू लॉगरिथम बेस n, और सबका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट 2 3 इंटू ऐसा करके कहाँ तक जाएंगे, 43 तक। और ये मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, फैक्टोरियल जैसी चीज दिखाई दे रही है। सो दिस इज योर 43 फैक्टोरियल। सो योर रिजल्ट इज लॉगरिथम
43 फैक्टोरियल और यहाँ पे n। सो पहला और दूसरा जो ऑप्शन है वो 1 करके, तो इसको भी 1 आप करोगे तो क्या होगा, ये फिर से चेंज हो जाएंगे। सो इट विल बी इक्वल्स टू 1 लॉगरिथम बेस इज 43 फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या आ जाएगा n। सो योर आंसर इज ए। ठीक है, सो ए आंसर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3। तो आपका थर्ड क्वेश्चन हम उठाते हैं। ओके, कुछ अलग उठाएंगे। चलो, अभी तक इक्वालिटी के क्वेश्चन उठाए थे, एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन उठाते हैं। सो वी हैव इफ 1 लॉगरिथम बेस 3 पाई प्लस 1 लॉगरिथम 4 पाई इज ग्रेटर देन x। दिस इज गिवन, ठीक है। देन x b and options are first option 3, second option 2, third option is your pi and D is none of these, none of these। तो बच्चे ऐसे बहुत सारे x हो सकते हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें, ठीक है, लेकिन हमें उनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शंस में गिवन है। राइट, तो फिर से प्रॉब्लम क्या है कि लॉगरिथम का मैं कुछ भी तभी कर सकती हूँ, कोई भी प्रॉपर्टी तभी अप्लाई कर सकती हूँ व्हेन द बेस इज सेम। लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड में बेस क्या है, अलग अलग, सेम क्या है, वैल्यू। तो जब भी सेम वैल्यू है लेकिन बेस अलग है तो हम क्या करेंगे, बेस और वैल्यू को फटाफट इंटरचेंज करेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे बेस एंड वैल्यू इंटरचेंजिंग फॉर्मूला लगाऊंगी, सो आई कैन राइट लॉगरिथम पाई 3 पलट जाएगा प्लस सिमिलरली दिस इज लॉगरिथम बेस पाई 4 इज ग्रेटर देन x। ऑलराइट, सो दिस इंप्लाइज यहां से क्या हो जाएगा, दिस इज लॉगरिथम पाई 3 इंटू 4 12 हो गया, दिस इज ग्रेटर देन x। सो अगर आपका लॉगरिथम बेस पाई 12 इज ग्रेटर देन x, दिस इंप्लाइज अगर मैं इसको पाई की पावर में ले लूं, सो पाई की पावर लॉगरिथम बेस पाई 12 इज ग्रेटर देन पाई की पावर x। ऑलराइट, सो यहां से क्या हो जाएगा, यहां पर आप एक रिजल्ट हमेशा याद रखेंगे, नोट इसको लिख लीजिए। सो योर नोट इज कि a की पावर लॉग बेस a अल्फा, कि आपका लॉगरिथम का बेस भी सेम है और ये लॉगरिथम जो इसके पावर में लिखा हुआ है वो नंबर भी सेम है। सो दिस इज इक्वल्स टू अल्फा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई, और यहाँ पे लॉगरिथम का बेस क्या है, पाई। सो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 12। इसका मतलब मुझे यहाँ से मिल गया बच्चों कि 12 जो है इज ग्रेटर देन पाई की पावर x। अब पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14, अप्रोक्सीमेटली इतना है। अब 3.14 की पावर x आपको करना है कि वो क्या रहे, 12 से कम रहे, 12 से कम। तो अगर आप 3.14 की पावर 2 करते हो तो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 10 के अराउंड आ जाएगा, यस और नो, ठीक है। तो 12 तो कभी नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो 2 हो सकता है, क्या ऑप्शन में है, यस। तो अगर आपको ऑप्शन में दिख गया तो दैट इज योर आंसर, राइट। बच्चों ये जो हमारा सेशन है ये बहुत लंबा खिंच जाएगा, इसीलिए बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगले सेशन में कवर अप करेंगे।